Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's session Never Give Up by CEO Club पाकिस्तान कैफ़े खुदी, जहां आप बैठे हुए हैं और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ये सेशन जो है नेवर गिव अप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स स्पेशली। तो आज का जो सेशन है अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और ये मैं आयत बहुत दफ़ा सुनता था। हमारे जो बहुत बड़े उस्ताद थे, गुरु थे, डॉक्टर इसरार अहमद, वो कहा करते थे अल-युस्री उसरा, यानी कि हर तकलीफ़ के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये कुरान की फ़िलासफ़ी है। अगर आप ज़िंदगी के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, किताबें, दुनिया की सारी चीज़ें अगर स्टडी कर लें तो आपको ये एहसास होगा, ये समझ आएगी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये इस आयत को मैंने एक बेस बनाया आज का, और इसके साथ एक शेर है जो आप लोगों की नज़र करता हूँ कि हंसता खेलता चला जाता हूँ। ये मैं जब सिविल सर्विस के कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा था तो एक उसमें ऐसे राइटिंग आता है, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसको हम PMS कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टॉप 10 ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो ये शेर था, उसके ऊपर 100 मार्क्स का एक ऐसे था जो कि आज के इस टॉपिक के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है। और उस वक्त मैंने आज से कोई 30 साल पहले जब PMS का एग्ज़ाम पास किया था तो ये शेर ने मुझे बड़ी हेल्प किया था। और ये 30 ईयर्स पुराना टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम बदल गया, नेवर गिव अप, लेकिन इसका एक्चुअली जो टॉपिक है वो ये है कि हंसता खेलता चला जाता हूँ मौजे हवादस में। हंसता खेलता चला जाता हूँ मौजे हवादस में, अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। अगर आसानियाँ हों, इसके ऊपर पूरा 100 मार्क्स का था। तो ये शेर आपको समझ आता है ना कि हंसता खेलता चला जाता हूँ, कि यानी कि मुश्किलें जब तक नहीं आती, अगर कोई बंदा जो होता ना, जो सख्त कोश आदमी होता है ना, उसके लिए ज़िंदगी मिठास हो जाती है। इकबाल ने, क्योंकि हम एक खुदी में कैफ़े में बैठे हैं, तो इलामा इकबाल का एक खूबसूरत शेर है जो मैं आपको नौजवानों के लिए डेडिकेट करता होता हूँ कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। शबाब कहते हैं जी नौजवानी को, यूथ को, और ये पाकिस्तान दुनिया का चंद मुल्कों में है जो कि नौजवानों का मुल्क है। 65% पॉपुलेशन इज़ बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तो कहते हैं जी कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशिश से है तलगी गयात अंगबी। अंगबी कहते हैं शहद को, यानी कि कहते हैं कि जब तक आप सख्त कोश नहीं बनते ज़िंदगी शहद नहीं बनती। इसका मतलब है जो आज की मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंफर्ट जोन है। क्या जी? मैंने एक रिसर्च किया जी, अपना दानिश, मैंने एक रिसर्च की बड़े साल, मैं पिछले को 20 साल से मेरा सब्जेक्ट है कि कामयाब लोग कामयाब क्यों होते हैं और नाकाम लोग नाकाम क्यों। आज इस पर इतना लिटरेचर लिखा गया है, हज़ारों का आपको इसमें वीडियोस मिलेंगी, कंटेंट्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, लेकिन कोई एक चीज़ बताएं जो कि कॉमन है। मैंने एक चीज़ देखी जी, कामयाब जो लोग, बड़े कामयाब लोग होते हैं ना जी, नाजिया सुनिए गौर से, जो बड़े कामयाब लोग होते हैं उनमें सबसे बड़ी कामयाबी की सबसे बड़ी जो वजह जो मैंने डिस्कवर की ओवर द 25 ईयर्स, वो एक ही थी सर। सब लफाजी किताबी बातें एक तरफ, कि कामयाब किसी बंदे को आपकी ज़िंदगी में डेफिनेशन अपनी होगी। कोई पैसों के लिहाज से कामयाब है, कोई रूहानी लिहाज से कामयाब है, कोई अल्लाह की खिदमत के हवाले से किसी ने कोई रोटी का लंगर खाना खोल लिया, वो कामयाब है। वो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा आज, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा जो इस टॉपिक के हवाले से नेवर गिव अप जो को रिलेट करता है कि कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं कि वो हडराम नहीं होते। आप किसी एक बंदे को बता दें, मंशा साहब ले लें लाहौर पाकिस्तान में, कुछ 10 पाकिस्तानी पकड़ लें, 10 अमेरिकन पकड़ लें, आप अपना मार्क बस पकड़ लें, किसी को पकड़ लें, वो कहते हैं जनाब जी सारा दिन सोया रहता है। इवन वान बुफे को पकड़ लें, हडरामी सर्दी किसी के अंदर नहीं होगी। वो 18 घंटे काम करते हैं, कामयाबी पैसा होने के बावजूद वो काम करते हैं। उनके पास एक रीज़न टू वर्क है, सिर्फ पैसा मकसद नहीं होता, लेकिन वो काम करते हैं और वो सुस्त नहीं होते। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो लोग गिव अप कर जाते हैं वो क्या है जी? हडरामी और सुस्ती। हाँ जी, कोई इससे डिसएग्री करता है कि आपने सर सुबह से शाम तक आप जुल्करनैन सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, आपके होटल के अंदर चेक इन करते हैं लोग, VVIPs आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कामयाब लोग दोपहर 12 बजे सोए हों? वो तो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। वो 5 AM में जो क्लब है, वो एक बड़ी मशहूर किताब है, तो है शर्मा की, तो वो उसके फॉलोअर्स होते हैं। उन्होंने पहले 20-20-20 का रूल आपको सुना होगा कि पहले घंटे उठ के वो अपना इबादत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
नहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपनी रीडिंग करते हैं, फिर जाके अपना ब्रेकफास्ट करके फिर अपनी लाइफ में 7 बजे वो अपने एक्टिव होते हैं लाइफ में। और यकीन जाने आधा पाकिस्तान सुबह 12 बजे सोया होता है सर। तो पहले जो निशानी है जी नेवर गिव अप का, जो आज का जो मैं थीम कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करता हूँ जो आज का जो इस टॉपिक को रिलेट करेगी कि नेवर गिव अप। 2 मेंढकों की कहानी है जी, बड़ी मशहूर और बड़ी मेरी फेवरेट है और बड़े साल मैंने ये पढ़ी थी। 2 मेंढक होते हैं जी, 2 से होते हैं। छप्पड़ में नहीं होता है जो देहातों में जो पानी होता है जिसको हम छप्पड़ कहते हैं। जवेद भाई छप्पड़ तो पता नहीं, नस्ल को शायद ना पता हो, ठीक है जी। ये छप्पड़ क्या होते हैं? तो वो उसमें ना एक ग्वाला होता है, भैंसे गिर गई थी। आज का स्विमिंग पूल, आजकल तो बारिशों का मौसम है तो हर जगह ही आजकल स्विमिंग पूल बना होगा। तो वो क्या होता है जनाब, वो गवाला पानी जो ना वो क्या कहते हैं वो डाल रहा होता है ना दूध के अंदर, आपको पता ही है थोड़ा सा। तो वो छपड़ों से लेते हैं ना पानी या नलके से लेके डाल देते हैं। तो उसमें ना वो पानी उसमें डाल के ढक्कन अंदर रह जाते हैं उसके कमरे में। तो एक केन होता है जी जिसमें मिल्क होता है, दूसरे में भी मिल्क होता है। अब वो ढक्कन उसके अंदर कमरे में जाते हैं। इन द मीन वाई 2 फ्रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है जी, फ्रॉक्स मेंढक। वो क्या करते हैं, जंप करके ना तो एक ए केन में एक बी केन में गिर जाता है, जंप कर जाते हैं। अच्छा, इन द मीन वाइल वो बाहर से लेके आते हैं अपने अंदर से कमरे से जो केन्स के जो ढक्कन होते हैं वो आगे, उसको नहीं पता कि अंदर क्या है। तो देखा अंदर तो दूध है, दूध का जो केन होता है जी वो उसने बंद किया, टाइट किया उसके अंदर वो सख्ती से ताकि दूध बाहर ना चल के। और बी को भी किया, उसको पकड़ा, उठाए, 2 बंदों ने उठा के गाड़ी में रखा और शहर की तरफ जी वो गाड़ी चल पड़ी जी। अब क्या हुआ, केन ए में भी दूध है और एक फ्रॉग है, केन बी में भी दूध है और एक। अब वो क्या हुआ है कि दोनों फ्रॉग जब अंदर होते हैं तो ए वाला जो फ्रॉग देखता है, टक्करें मारता है, ऊपर जाता है, कहता है यार ऊपर से तो पता नहीं अच्छी बड़ी रोशनी थी, एकदम बंद कहाँ से हो गया, मैं कहाँ से निकलूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। सांस कुट रहा होता है उसका। और बुरा ना मानिए, ये टॉपिक मैंने आज इसलिए रखा है, जितनी इन्फ्लेशन आ गई है, मत मारी गई है लोगों की, घुटन हो गई है हर घर के अंदर, हर दफ्तर के अंदर। लोग बयान नहीं कर रहे, मिडिल क्लास खासकर सबसे बड़ी विक्टिम है। सफ़ेद पोशी सफ़ेद कफन बनती जा रही है। मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाह रहा, लेकिन कड़वा सच है। 250 रुपये का जो लीटर पेट्रोल हो जाए ना, और ऊपर से ज़्यादा बिजली का बिल आपका 18 रुपये यूनिट या 50 रुपये हो जाए, और घर की बिजली जलाते हुए बिल आता है तो बंदा बिल बला उठता है जी, ठीक है जी। और बच्चों की फीसें और उसके भर के, तो लोगों के लिए ना इधर से चादर पाँव फैलाओ तो सर नंगा है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीन, है सर मेरा फेवरेट लाइन है। तो जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है, पाँव फैलाऊं तो। जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। अच्छा, क्या होता है जी, केन ए होता है उसके अंदर भी मेंढक होता है, और केन बी होता है उसके अंदर भी मेंढक होता है। क्लियर हो गया जी। अब वो मेंढक जो होते हैं ना, दोनों आपस में सोचते हैं क्या करेंगे। ए मेंढक जो होता है ना, फर्स्ट वाला केन होता है, उसके अंदर जो मेंढक होता है वो ना, अब वो चकराने शुरू हो जाते हैं, उसका हार्ट जो होता है सिंक हो जाता है। यानी कि सिंक होने से पहले ही आपको पता है कि कई लोग जब हाइट से गिरते हैं ना तो कहते हैं ज़मीन पे गिरने से इंसान नहीं मरता, ऊपर रास्ते में हार्ट फेल हो जाता है अक्सर के। हाइट के जो ऊपर होता है ना, जो पहाड़ों से कोई गिरते हैं ना लोग, अल्लाह ना करे कोई गाड़ी गिरती है तो उनका हार्ट फियर की वजह से सिंक कर चुका होता है। मौत तो बाद में वाक़ होती है ज़मीन पे गिरने से, लेकिन उससे पहले मौत वाक़ हो चुकी होती है जो हार्ट सिंक हो। तो उस मेंढक का भी हार्ट सिंक कर जाता है, और वो क्या करता है, वो बेचारा 2 दफ़ा ट्राई करने के बाद टक्करें मारता है दीवार के साथ। दीवार तो लोहे की होती है, और वो उसका हार्ट सिंक कर जाता है और वो दूध के अंदर तय में चला जाता है। इन द मीन वाइल बी वाला जो केन है जी, उसमें क्या होता है, उसमें भी वही क्या है, इन्वायरमेंट है, वही हालात हैं, वही सिचुएशन है, वही महंगाई है, वही नीचे जो प्रेशर कुकर के नीचे आग लगी हुई है, और कईयों की सीढ़ियाँ बच जाती हैं, कईयों की सीढ़ियाँ भी नहीं बचती। पता ना प्रेशर कुकर के नीचे जब आग लगाई होती है तो वो क्या होता है कि दूसरे वाला जो बी वाला जो केन होता है जिसमें वो मेंढक होता है, वो क्या होता है जी, उसको कहता है यार मुझे ना, वो अपने स्वॉट एनालिसिस करता है, SWOT। हम जब एंटर हुए थे आज से बड़े साल पहले, मैंने 25 साल पहले MBA किया था IBA से, तो वहाँ हमारे उस्ताद ने हमें पहली क्लास में स्वॉट एनालिसिस पढ़ाया था। उस वक्त हमें पता नहीं था, ये पता नहीं क्या होता है। क्या होता है जी, स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी। अच्छा, वो ना हमने किताब में पढ़ा था, हालांकि रियलिटी में मेंढक से सीखा स्वॉट एनालिसिस करना, कि यार हर रोज़ स्वॉट एनालिसिस की ज़रूरत होती है डेली।
वो अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, कहता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वीकनेस कहता है जी कि जनाब जी मेरी ये है कि मुझे तैरना नहीं आता, थ्रेट के मैं मर जाऊंगा। और स्ट्रेंथ के ऊपर वो खेलता है। स्ट्रेंथ क्या होती है जी कि मुझे तैरना आता है, सिर्फ एक स्किल आता है मुझे, क्या आता है जी, मुझे तैरना आता है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है और तैरना शुरू कर देता है दूध में, ऊपर ही ऊपर ना। अब दोनों ए और बी केन्स जब शहर में पहुंचते हैं तो क्या होता है, दोनों उतार के केन्स को उतार के गाड़ी से नीचे उतारता है, जो गवाला होता है, जो मिल्कमैन होता है। अब वो ए को खोलता है तो उसमें से एक जब दूध पकड़ने निकालने लगता है तो उसमें इतना मरा हुआ मोटा फ्रॉग एक मेंढक निकलता है। अब वो जो फ्रॉग को पकड़ के कहता है वो यहाँ से क्या, वो देख तो नहीं रहा, वो चुप करके उठा के उसको कहीं फेंक देता है गंद में कि कोई इसको देख ना ले यार, दूध मैंने बेचना भाई। अच्छा, वो मर जाता है और उसको उठा के फेंक देता है। अब वो बी वाला केन खोलता है तो उसमें क्या नज़ारा होता है जी, उसमें देखते हैं कि एक मेंढक उछल के बाहर आ जाता है और उस मेंढक के क्या करता है, उछल के उसके नीचे जो देखता है दूध को हाथ लगाता है, देखता है इसमें तो इतना बड़ा जो मक्खन का जो होता है, जो बटर का लोफ जो वो बना होता है। क्योंकि जब तैरना शुरू करता है तो दूध में से जो चर्निंग होती है तो चर्न करके जो मिल्क होता है उसके अंदर से मक्खन बन के उसका ढेला बन जाता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है। और जब वो ढक्कन उतारते हैं तो वो छलांग लगाकर बाहर आ जाता है। सर एक ही इन्वायरमेंट है, वही महंगाई है, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, वही सफोकेशन, वही हालात हैं। एक जो होता है मर जाता है डिप्रेशन से, स्ट्रेस और सुसाइड से। और आज मैंने आपको एक एक्सरसाइज करानी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई डिप्रेशन में है, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, और वैसे कई लोग सोच भी रहे हैं आजकल, हैं जी, सच बात है ना, कि यार नहीं पूरी पढ़ रही क्या करें, वो घर में जलील, दफ्तर जाओ उधर से जलील, सैलरी वाला तो हमारा कह रहे हैं जनाब। हज़ारों साल पहले कहा था दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जो वक्त की रोह के साथ जिस तरह रोज चलते चल पड़ते हैं, एक वो जो स्टैग्नेंट रहते हैं, एक वो क्वालिटी में चल पड़ते हैं, और चौथी किस्म का जो भी आप फरमा रहे थे वो क्राइसिस से निकाल के खुशकी की तरफ लेके आते हैं। हाय सर, आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। मेंढक की स्टोरी होगी जी पूरी। मेंढक में कंक्लूजन ये था, मोरल ऑफ स्टोरी ये था कि जब भी हालात मुश्किल आए, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाए और सांसें भी बंद हो जाएं, तो आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ अपनी जो सर्वाइवल स्ट्रेंथ होती है उसको डेवलप करना है और उस पर बेस करना है। खुदा की ज़ात के बाद वो एक आपका स्किल काम आएगा, जिसकी मिसाल हज़रत अपना सादी रहमतुल्लाह ने दी थी। याद है ना आपको, वो गुलिस्तान में आपने अगर फ़ारसी पढ़ी हुई पर्शियन, उसमें वो कहते थे कि एक बच्चा होता है, कश्ती चला रहा होता है छोटा सा, तो उसमें बड़े आलम होते हैं। वो बच्चा ना दरिया में बड़े बड़े लोगों को दरिया के एक किनारे से पहले कश्तियाँ होती थी, दरिया के दूसरे किनारे पे वो पार लंगाते थे। तो वो एक दफ़ा उस दिन 8-10 बड़े बड़े आलम बैठ गए, तो वो बच्चों से रास्ते में दरमियान में पूछते हैं, बेटा एक बात तो बताओ, कितने साल हो गए तुम्हें कश्ती? कहता मैं तो पैदा ही हुआ था, तो होश माली तो कश्ती चला रहा था। अब्बा जी ने यही स्कूल तो पढ़ाया कोई नहीं, तो कश्ती कहता तुम स्कूल नहीं गए? कहता नहीं गया। वो कहता तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुमने पढ़ा ही नहीं है। बच्चा कहता शर्मिंदा सा हो जाता, कहता मैं क्या करता जी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। बाप ने कहा था भाई तो ये बाप का काम है, सीख लो, तुम्हें कम से कम रोटी तो कमा सकोगे ना जी, तो मैं तो यही कर रहा हूँ, मुझे तो यही आता जी। कहता अच्छा, थोड़ी दूर आगे जाती है कश्ती, तो क्या होता है सुहेल साहब, थोड़ी दूर आगे जाती है तो तूफान आ जाता है, बारिश हो जाती है और कश्ती भंवर में फंस जाती है, कश्ती चक्कर लगा रही होती है, और वो जो होता ना जी, बच्चा बड़े सुकून से बैठा होता है, और जो 10 आलम, बहुत बड़े बड़े आलम बैठे होते हैं, वो चीखें मारने शुरू कर देते हैं, मर गए, अभी कश्ती उल्टी, अभी कश्ती उल्ट गई, अभी कश्ती उल्ट गई, तो हम तो मर जाएंगे पानी में गिर के। तो बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है आलमों से, सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या, आपको तैरना नहीं आता? कहता नहीं। तो कहता है मैं तो स्कूल नहीं गया, मेरी आधी बर्बाद होगी, आज आपकी पूरी बर्बाद होगी। सर एक स्किल जिससे आप सरवाइव करते हैं, पहली मिसाल भी दे दी मेंढक वाली, दूसरी मैंने आपको दी कश्ती वाली, कि एक स्किल अगर आपको डेवलप कर लें तो कम से कम आपकी कश्ती के अंदर आप हंस रहे होंगे, तूफान आए, तूफान का इशू नहीं, कहते प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। आई रिपीट, क्या बोला जी? प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू डू नॉट हैव द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम।
अब आपको एक तीसरी स्टोरी सुनानी है मैंने, क्योंकि स्टोरी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आई लव स्टोरी है, वो अगली आ रही है, वो एंड पे बता, क्योंकि कई सुसाइड करने वाले लोग हैं, उनको मैंने आज उसका इलाज करना है, और कोई ये जो आपको शेयर हो रहा है या अपने घर वालों में भी शेयर करना है, क्योंकि आजकल बड़े मुश्किल हालात हैं, कोविड से भी ज़्यादा मुश्किल है। कोविड में तो एक था ना, और भी आप हाथ ना लगाएं, किसी को टच ना करें, घर बैठे हैं, पता नहीं कहीं पानी में ना कोविड आ जाए, हवा से ना आ जाए, तो सर वो तो कोविड तो था ना, वो इंजेक्शन लगा लिया, बूस्टर लगा लिया, ये जो खौफ है ना सबसे बड़ा इस वक्त, तंगी रिस्क का खौफ सबसे बड़ा खौफ है। क्या बोला? तंगी रिस्क का जो खौफ है सबसे बड़ा खौफ है। सर पर्शिया में, ईरान में एक ये असली वाक़या है, एक बादशाह सलामत है, 2 मुजरिम उनके पास आए जी सजाए मौत के, उन्होंने कहा था जी कि इनको सजाए मौत देनी है, और डिक्लेयर हो गया जी सुबह इनको फांसी दे दी जाएगी, ठीक है जी। अब दोनों को कोर्टरी पे ले जाओ, बादशाह ने कहा जी सुबह फजर के वक्त इनको जैसे होता है, अगर जो फांसी घर में सुबह अर्ली ना मॉर्निंग उनको फांसी दे दी जाती है। अब क्या होता है जी, एक उनमें से जो फांसी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, बादशाह सलामत उनसे पूछते हैं, अच्छा यार इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो, तुम्हारी क्यों आखिरी ख्वाहिश? वो एक से पूछते हैं, ए से, कहता जी कोई ख्वाहिश नहीं, कहता तुम्हारी और कोई आखिरी ख्वाहिश? कहता कोई नहीं, बस ठीक है ले जाओ सुबह इसको फांसी दे दो। दूसरे वाले से पूछते हैं, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहता जी एक है बस। क्या? कहता मेरे पास एक ऐसा स्किल है कि मैं आपके घोड़े को, क्योंकि उसको पता होता है बादशाह को अपने घोड़े से बड़ा प्यार है, बड़ा ख़ास अरबी घोड़ा होता है उसके पास, बादशाह सलामत अगर मुझे 6 महीने का टाइम दिया जाए मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। क्या करूंगा जी? अच्छा अब मर्जी आपकी सर, आखिरी ख्वाहिश पूछी थी मैंने बता दी। बादशाह ने कहा यार आखिरी ख्वाहिश बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वाकई मुझे घोड़े से प्यार है, अगर मेरा घोड़ा उड़ना सीख जाए। कहता तुम बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? कहता जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, आप मुझे कल फांसी दे दें, मर तो मैंने जाना ही है। ठीक है अभी मर जाना है। कहता ठीक है एक मौका दे देते हैं, सुबह फिर इंशाल्लाह तुम्हें प्रैक्टिस करते हैं, अभी तुम काल कोठरी में जाओ। और काल कोठरी में जाता है, वो जो दूसरा बंदा होता है कहता तुमने झूठ बोल के जान बचाई ना अपनी, तुम झूठ बोल रहे हो, घोड़े को उड़ना सिखा दोगे। कहता देखो यार बात देखो, मर तो जाना ही, सुबह तुमने तो मर जाना है, और मैंने झूठ भी नहीं बोला, तो फिर क्या? कहता 4 ऑप्शन है, जो आपने बोला ना 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। अमिताभ बच्चन वाले ऑप्शन नहीं है, वो सरदार जी पहुंच जाते ना करोड़पति में, कहता सरदार जी आखिरी सवाल है। कहता जी बोलो। कहता तुम्हारे बाप का नाम क्या है? सरदार जी के पसीना आना शुरू हो जाता है, पानी पानी हो जाते हैं। कहता बोलो जवाब। कहता 4 ऑप्शन तो दो। नहीं समझ गए? यहाँ कोई ऑप्शन नहीं सर, एक ही बाप होता है सर, 4 तो नहीं होते ना सर जी। वो क्या होता है जी? कहता जी देखो 4 ऑप्शन है जी, 6 महीने के दौरान क्या होंगे जी? कहता नंबर 1 घोड़ा है काफी उम्र रसीदा, तो क्या पता 6 महीने में घोड़ा ही मर जाए, ऑप्शन नंबर 1। कहता यार बड़ी बात है। दूसरी बात, क्योंकि जो हमारे बादशाह सलाम है वो भी बहुत बूढ़े हैं, कोई पता उनका जिंदगी का 6 महीने जिंदा रहेंगे, क्या पता 3 महीने बाद वो मर जाए, तो सेकंड ऑप्शन तो एक्टिव हो सकता है ना जी, अगर घोड़ा ना मरा तो बादशाह सलामत बहुत हो सकते हैं। कहता तीसरा ऑप्शन, कहता है देखो मरना तो है ही है, तो ये जो हराम की मौत मरना है, ये जो फांसी लग के मरना है, तो क्या पता मैं तभी मौत मर जाऊं। तीसरा ऑप्शन। कहता चौथा, कहता क्या सचमुच में घोड़ा उड़ने लग जाए। तो सर जी ये भी हो सकता है कि घोड़ा उड़ भी सकता है, आप इसलिए टेंशन ना लें। तो जिंदगी के अंदर इवन जिस दिन आपको मौत आनी है उस दिन भी आप कहें यार मेरे पास 4 ऑप्शन है। जब सोक्रेटिस, पता है जब रात को सुबह उसको जहर का प्याला देना था, तो रात को क्या हुआ था? वो जिस रात को उसको काल कोठरी में बंद किया हुआ था, सुबह उसको जहर का प्याला पीना था। उस वक्त जो सजाए मौत जहर के प्याले से होती थी ना यूनान में, ग्रीक्स में, तो वो क्या हुआ कि उसके साथ ही काल कोठरी में ना एक बंदा था, सिंगर था, म्यूजिशियन था, वो भी कैद था, और उसको ना बांसुरी बड़ी अच्छी बजानी आती थी। तो वो सुकरात उसको कहता यार एक काम तो कर, क्या मुझे बांसुरी सिखा दे। कहता यार तुमने तो मर जाना सुबह। कहता कम से कम ये तो सुकून से मरूंगा कि बांसुरी मैंने सीख के मरा हूँ, मुझे ये नहीं आती थी, कि आखिरी सांस तक मैं सीखूंगा। और सीखने की एक ही शर्त है कि बंदा सिख ना हो। क्या बोला? सिख सिख के 80 बन गए सिख, तो लोकी सानू अजे भी कहन सिख। ये वो सिख नहीं है जो जिनकी सुई 12 पे अड़ जाती है, ये वो सिख हैं जो लर्न करते रहते हैं। भाई समझ आ गया? तो ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, ज़िंदगी के जो इस वक्त महंगाई के प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है ना, ये चाय की बलाई की तरह होते हैं। क्या बोला मैंने जी? चाय की एक होती है दूध की बलाई, एक होती है चाय की बलाई। आप में से टी लवर कौन है जी?
चाय पीते वाले सारे हैं तकरीबन। अब चाय पीते हैं सर, आपको पता है दूध पत्ती पीते हैं या कड़क चाय पीते हैं, तो चाय जब बन के आती है तो चंद सेकंड में 1 मिनट के बाद क्या होता है, चाय के ऊपर बलाई आती है। वो जिंदगी की मुसीबतें हैं। आप क्या करते हैं जी, फूंक मारते हैं। और साथ क्या करते हैं, वो वाली बलाई कोई नहीं खाता, चाय की बलाई लोग सारे क्या करते हैं, मैं तो उंगली से भी साथ पे कर देता हूँ या फूंक मार देता हूँ। तो सर जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आए, चाय की प्याली आए, तो फूंक मार के चाय की बलाई को साइड पे कर दें। नेवर कुछ भी जाते हैं। वो कुछ तो कहते हैं पीजा याम की तलखी को भी नहीं, उसके लिए एक शेर है कि पीजा याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को कुदरत ने जब से तूने मुझे दीवाना, शख्स हर शख्स ने हाथों में, संग हर शख्स हाथों में उठा रखा है। तो सर जी ये ना, ये तलखियों से नहीं घबराया करते। एक मज़े की स्टोरी आखिरी को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। वो चर्चिल की थी। चर्चिल ना किसी वक्त में मिनिस्टर होता था, जब भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, ये बरतानिया का, सेकेंड वर्ल्ड वार का पहले का वक्त है। तो सर वो चर्चिल वजीर बन गया जी, वो भी एजुकेशन का। अच्छा वो ना, उसने एक स्कूल वालों ने बुलाया एज चीफ गेस्ट के तौर पे, वो अपनी स्पीच करने के लिए वहाँ गया। अब अक्सर आपने देखा कि स्टेज फ्राइट जो होता है ना, दुनिया का मौत के बाद सबसे बड़ा खौफ है कि आप इधर आके खड़े होकर ज़रा बात करके दिखाएं। बड़ा मुश्किल है जी स्टेज पे खड़े होकर बात करना। अब वो क्या हुआ, उसने जब बैठा बात करने लगा तो उसकी जो स्पीच थी उसके लफाज होता ना वो भूल गए सारे। आपको पता स्पीच बंदा रीडिंग करके ऊपर पढ़े है ना तो भूल जाता, नजर नहीं आ रहा होता क्या है, क्योंकि स्ट्रेस बड़ा होता है। अब वो खड़ा हुआ, उसने क्या बोला, नेवर, पहला लफ्ज क्या बोला जी, पॉज किया, थोड़ा सा पॉज आया, फिर क्या बोला, नेवर, फिर तीसरा पॉज, नेवर, चौथा नेवर, और 5वें बाद कहता है नेवर गिव अप। क्या बोला, और वो स्टेज से उतर गया, बड़ी क्लैपिंग हुई। जिंदगी का कहता है मेरी बेस्ट स्पीच थी जब मैंने 5 दफा नेवर 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 गिव अप बोला, और वो कोटेशन बन गई, नेवर 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 गिव अप। जिंदगी के अंदर गिव अप नहीं करना जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। एक जुमला है जो तवीज़ मैं आपको आज दे के भेजूंगा 2-4, उसमें से एक तवीज़ है, मेरे साथ आपने मिमिक करना, ठीक है जी। सबने, इंसान, सारे बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है जी। इंसान ना मुश्किलों से हारता है, ना गुर्बत से हारता है, ना बीमारियों से हारता है, ना तकलीफ़ों से हारता है। इंसान उस वक़्त हारता है जब हिम्मत हारता है। ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लेसन है। ना मुश्किलों से इंसान कभी हारा है आज तक, ना मुसीबतों से हारा है, ना तकलीफ़ों से हारा है, ना गुर्बत से हारा है। इंसान उस वक़्त हारता है जब हिम्मत हारता है। वो क्या कहते हैं, इसलिए हारता है कि उसका यकीन कमज़ोर हो जाता है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। इंसान उस वक़्त हिम्मत हारता है जब उसका यकीन का लेवल कम हो जाता है। ये यकीन नहीं, खुदा की ज़ात पे यकीन, आपको अपनी ज़ात पे यकीन नहीं रहता। ये तवीज़ ताकि तो कि आजकल पता है इतना तो बेचारे प्रोफेसर नहीं कमाते जितना तवीज़ लिखने वाले कमाते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई कौन कर रहा है आजकल? ये जितने भी लोगों की जो ज़ईफ़ एतकाद होते हैं, कमज़ोर यकीन होते हैं, ये सारी दुकानदारियाँ खुली हुई हैं। और यार बंदे ने जी मैं तो वजीफ़ा देवांगी, वो बाबे के पास चलते हैं, वो आपको पढ़ने के लिए वजीफ़ा देगा, इन्नी दफ़ाएँ पढ़ो, इन्नी दफ़ाएँ पढ़ो। सर खुदा के लिए आपको मैं एक लाइन सुनाने जा रहा हूँ, 7वीं जमात में मास्टर गुलाम रसूल ने बताई थी। क्या बताई थी? अंग्रेजी का टीचर था, आपने एक लाइन लिखी, क्या लिखा? गॉड हेल्प्स दोस। क्या लिखा? आगे बस यही गलती आप लोगों ने कर दी है, ये आप दोबारा नहीं करनी आपने गलती। यही गलती हमने की थी 7वीं जमात में। समझे, आज मैं 7वीं जमात को पढ़ा रहा हूँ। उस्ताद ने कहा था बच्चों यही जिंदगी का लेसन है, गॉड हेल्प दोस हू हेल्प देम से किताब का जवाब है। आज मैं आपको अपना जवाब दूंगा। वो क्या जी? उन्होंने कहा जी क्या सर हमें टेंस पढ़ाते थे इंग्लिश के 8th जमात में, वो कहते थे गॉड हेल्प दोस के आगे उन्होंने कर दिया इंटेरोगेटिव साइन कि ये सवालिया क्वेश्चन है, ये कि खुदा किन की मदद करता है। क्या बोला जी? आप अंग्रेजी पढ़ाती हैं, ये इंटेरोगेटिव साइन है ना जी, गॉड हेल्प दोस। आगे पूरा नहीं लिखना, क्या करना है? गॉड हेल्प दोस के आगे क्या कर दिया उसने? इंटेरोगेटिव साइन डाल दिया। खुदा किन की मदद करता है, ये क्वेश्चन है, आगे डैश डाल दिया। ये जो जवाब आपने दिया ना, ये जवाब उन्होंने कहा सस्पेंड कर दें थोड़ी देर के लिए और अपना जवाब ढूंढें कि खुदा किन की मदद करता है।
वो कोशिश करें। सर वो जवाब एंड पे देना, आपने अपना जवाब ढूंढिए। तो जब आप अपने जवाब ढूंढने निकलेंगे, वो जो रटे रटाए जो गिवन आंसर्स हैं, उसकी बजाय जब आप अपना दिमाग यूज करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप कंक्लूड इसी लाइन पे आएंगे कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद। और कुरान की एक और आयत है बड़ी खूबसूरत, जो मेरी फेवरेट तरीन आयत है कुरान पाक की, और यकीन जो आज के हालात में इससे बेहतर आयत कोई नहीं है। मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमी हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल। ये जब तक आपके नफ्स के अंदर, आपके अंदर तब्दीली नहीं आती, बाहर तब्दीली नहीं आती। बाहर जो तेरा ख्याल है वही है जो अंदर तेरा ख्याल है। क्या बोला जी? बाहर जो तेरा वही है। परेशानी ख्यालात से नहीं, ख्यालात से आती है। ख्यालात बदल जाएं तो हालात, लेकिन जरूरी नहीं कि हालात बदलने से ख्यालात भी बदल जाएं। कमीना कमीना रहता है तो कमीना कमीना रहता है, चूड़ा चूड़ा रहता है, आप नहीं बदलते। ठीक हो गया ना? ये तो वासफ साहब की, क्योंकि ये बनी मैनेजमेंट हो, वासफ साहब की नाम में पता आपको ये बात? आपको नहीं पता ये बात अभी? ठीक है जी। तो ये वासफ साहब मेरे उस्ताद थे, ठीक है। तो वो एक वासफ साहब का ये जुमला था कि परेशानी ख्यालात से नहीं, ख्यालात से आती है। और खुशकिस्मत वो होता है जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। और दूसरा कि इसकी कैटेगरी क्या है? खुशकिस्मत वो होता है जो किसी को खुश देख के खुश हो जाए, वो खुशकिस्मत है। और तीसरा क्या होता है? जिसको कोई खुशकिस्मत मिल जाए, वो सबसे बड़ा खुशकिस्मत है। क्या बोला जी? जिसको कोई खुशकिस्मत मिल जाए वो सबसे बड़ा खुशकिस्मत है। ये किस्मतें बनती हैं जब दो खुशकिस्मत मिलते हैं। और ये मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूँ, मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ। आजकल जो बहुत डिप्रेशन बना हुआ है ना, आप बी सिलेक्टिव, हर किसी का डिप्रेशन दूर ना करने बैठ जाएं। वो आपको दे जाएगा, वो खुद ठीक हो जाएगा। तो यार यकीन जानो, आप कभी अस्पताल जाएं, जरा डिप्रेशन वाले पेशेंट को पास बैठे, वो तो हंसते रहेंगे, हाँ हाँ ये पागल है पागल है। और तुझे वो ज़ूम्बीज़ हैं, वो आपको उंगली लगा के आपको ज़ूम्बी बना देंगे। बच के रहो। ये इन्फेक्शन है, जुकाम हो तो उससे दूर भागते ना। और पाईजन तो जुकाम में रुमाल रख लो कि खुदा दे वास्ते, वरना तो हो गया तो मैनू हो गया, पूरे शहर में हो जाना। ठीक हो गया जी। सर आगे चलते हैं। ठीक है जी। चाय की पत्ती की बात मैंने आपके साथ की, आगे चलता हूँ। एक लॉ मैंने शेयर करना था वाई नेवर गिव अप के ऊपर। एक लॉ ऑफ नेचर है। आप में से कोई एग्रीकल्चर के साथ अटैच है बच्चा? लोग ज़मीनें जिसकी हों, खेती बाड़ी करते हों, या दादा करता हो, फैमिली। ठीक, आपने देखा हो कि आप खेती बाड़ी करते हैं ना, आप देखते हैं कि लॉ ऑफ सीड्स कहते हैं। आपको पता है सीड्स पकड़ के ना आप ढेर सारे फेंकते हैं। मुझे लोग कहते हैं यार मैंने इतनी दफ़ा काम किया नहीं हुआ। मैं कि लॉ ऑफ सीड्स याद रखो। मैंने हायरिंग की, आपको 10 बंदे, रोज़ आप ऐड लगाई होती है कि यार हमें कोई चाहिए, तो बंदा नहीं मिलता काम का। आजकल बहुत सीरियस है, ये स्किल का गैप है कि लोग आपको बड़े मिलेंगे रोज़गार, लेकिन स्किल वाले नहीं मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं, अनएम्प्लॉयबिलिटी इशू इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला। तो वो क्या हुआ है, वो कहते हैं लॉ ऑफ सीड याद रखो। क्या? जैसे रिश्ता होता है, अच्छा रिश्ता नहीं पता, लोग 100 रिश्ते देखते हैं, नहीं तो सेटिस्फेक्शन होती। घर देखना है, गाड़ी देखनी है, बाइक खरीदनी है, तो वो क्या होता है लॉ ऑफ सीड्स के ऊपर बिलीव करें। मैं वो क्या कहते हैं, ये एक जो होता है ना किसान, वो क्या कहता है ढेर सारे सीड पकड़ के ना फेंकता है, उसमें से सारे सीड फूल नहीं बनते। चंद होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में जाके फर्टिलाइज होते हैं और वो खिलते हैं। इसलिए कहते हैं फूल बनने से पहले साहिब आपको दफन होना पड़ता है। क्या बोला जी? फूल बनने से पहले आपको दफन होना पड़ता है। फूल हम ही नहीं खिल जाते साहिब, बीज को दफन होना पड़ता है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है लॉ ऑफ सीड्स। कि आप 100 फेंकेंगे, 200 फेंकेंगे, उनमें से चंद जाके जो बीज होंगे वो क्या बनेंगे, फर्टिलाइज होंगे और वो बनेगा। और ये आप और मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। इंसान का जो कंसेप्शन होता है, जो ह्यूमन कंसीव करता है, जो इंसान की तख्लीक होती है, 20 बिलियन जो जेनेटिक्स के, जो डीएनए के जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं 20 अरब टोटल पूरी दुनिया की आबादी कितनी है जी? 7 अरब इस वक्त मौजूदा। और टोटल 20 अरब सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स होते हैं, एक एग से फर्टिलाइज करता है, एक आउट ऑफ 20 बिलियन। सर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? 1% नहीं ना भाई, 0.0000000%। यानी कि 7 अरब में आपकी कोई लॉटरी निकला यार। 7 अरब दुनिया के सारे लोग हैं, आपको व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है जी, आपको जनाब जी बाइडेन साहब स्पेशल देंगे कि पूरी दुनिया के बंदों में से हमने लॉटरी निकाली थी, तो आपको एक लॉटरी निकले जी, व्हाइट हाउस आपका हुआ जी,
यू आर लकी मैन, क्योंकि यार मैं तो आउट ऑफ वर्ल्ड हूँ ना यार, इतनी खुशकिस्मत जो ना वो क्या कहते हैं कि ना, अरफा बजे पकड़ लो, बाहर ले जाओ इसको, बच्चे को, कोई नहीं इसको दे दें ज़रा बच्चे को, आप आ जाएं। वो क्या हुआ कि इतनी बड़ी सक्सेस सर, 7 बिलियन में से एक बंदा को अगर लॉटरी में से नाम मिल जाए और एक चूज करना पड़े, वो क्या समझता है जी अपने आप को? सुपर प्रिविलेज। तो मुझे बताएं, जेनेटिक्स का कोई अगर टीचर बैठा है, उस्ताद बैठा है जिसने जूलॉजी पढ़ी है या जिसने जेनेटिक्स पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसने मेडिकल साइंस पढ़ा है, वो ये बताएगा आपको कि 20 बिलियन में से यू आर चूजन फॉर 1। कितने जी? 20 अरब में से। तो वी आर ऑलरेडी सुपर सक्सेसफुल, वी शुड नेवर, क्योंकि हमने उस 20 बिलियन की जंग में भी जीत के आए यहां तक। सर ये सच है कि नहीं? इस कायनात के अंदर, इस हस्त में मैं ना होता तो क्या होता, मिटाया मेरे होने ने, मैं ना होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या फर्क पड़ना था। हर चीज का एक पीछे एक पर्पस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तूर पे, तो अल्लाह से एक बात की कि या अल्लाह मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे फंसा हुआ है कुछ दिनों से दिमाग में, क्या कि या अल्लाह ये अगर छिपकली ना बनती तेरे कारखाने कुदरत में, कुछ कमी आ जाती। तो आगे से क्या जवाब दिया मूसा, अभी थोड़ी देर पहले छिपकली पूछ रही थी, अगर मूसा ना होते तो कोई फ़र्क पड़ना था? मूसा कोई अगर तो कुरान सेज अल्लाह जो भी चीज़ें सेंट यू विद अ पर्पस, डू यू थिंक यू हैव सेंट पर्पसलेस? क्या तुम्हें बगैर मकसद के पैदा किया गया? तो सर नेवर गिव अप का जो फिलॉसफी है वो एक चीज़ पे खड़ी है, इफ़ यू हैव वाई, यू डिस्कवर वाई, यू विल नेवर गिव अप। आज के जो वालिदैन बैठे हैं, कुछ कहते जी, उनके लिए इशार है जी, एक शेर है, कहते जी क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर एक बाप पे आजकल फाइनेंशियल, इस सारे साइकिल में जो इस वक्त सुपर इन्फ्लेशन आई है, हालात का घन चक्कर, सबसे बड़ा प्रेशर किया घर के कमाने वाले मर्द पे है। उसके बाद जाके फिर औरत पे आता है जो उस बेचारी ने उस घर को चलाना है। उसके बाद फिर आता है उनके बूढ़े माँ बाप पे, क्योंकि बूढ़े माँ बाप को बच्चों ने अबंडन कर दिया है। ये यहाँ ओल्ड पीपल होम्स नहीं है, ये सोशल शिफ्ट। हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ना सोसाइटी की, वो था हमारा फैमिली सिस्टम, जो कि अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, स्पेशली अर्बन में। आधी बाती अब हमारी अर्बन में 30-40% आ गई बाती अर्बन में। वहाँ क्या हो गया, माँ बाप को अब कोई ओन, वो पुरानी नस्लें ओन करती थी, अब नहीं कर रही। उसकी बहुत बड़ी वजह फाइनेंशियल, मैं बता रहा हूँ आपको। बागबान मूवी आई थी, देखा होगा आपने, आज से 15 साल पहले आई थी, 20 साल पहले। उसमें भी यही थीम था कि 4 बच्चे मिलके भी एक बाप नहीं पाल सकते। वो कहते तुम रख लो यार मेरे, और फिर बांट लेते हैं, एक माँ रख लेते हैं, एक बाप रख लेते हैं, दोनों का खर्चा पूरा नहीं होता जी। वो बड़ी मॉडर्न वैल्यूज पे तमाचा था वो। तो सर जी ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है इस वक्त। इस प्रेशर को अगर आपने वाई नहीं होगा, कहता जी कि मुझे थकने नहीं देते, ये आप लोगों के लिए नाम डेडिकेट है, मुझे थकने नहीं देते ये ज़रूरतों के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अगर सर जी अगर आपके पास शकीन की दौलत है, कहते हैं जब भी टेंशन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, 2 चीज़ों से मदद हासिल करो, एक सब्र से और एक नमाज से। क्या बोला जी? ये 2 चीज़ें हैं। क्या बोला? सब्र से। अगर आप साहिबे नमाज पढ़ने वाले हैं और वज़ू की हालत में रहते हो तो आधा टेंशन तो वैसे ही वज़ू से ठीक हो जाती है। क्या ख्याल है जी? कोविड में बड़े लोग देखे, मैंने वेरी रेयर बंदा कोई नमाजी है जो कोविड में अल्लाह के पास गया। क्या ख्याल है जी? और लोगों को तोड़ के मस्जिद में बंद करो, लेकिन बहुत सारे लोगों की नहीं भी होती, वे नमाज पढ़ते, डोंट गेट सैटिस्फैक्शन, ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन है। इसलिए बता रहा हूँ नाजिया, पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था यही बात था, इसलिए कि हमारे स्ट्रेस के अंदर हमारा खुदा से कनेक्शन भी वीक हो जाता है। इसलिए कहते हैं अमारत से और ज़्यादा गुर्बत से पनाह मांगी गई है। क्या बोला गया? पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला से आसानियाँ मांगनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो साहिब यकीन होते हैं, जब वो उनका यकीन होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। नेशनल ज्योग्राफी देखती हैं आप नाजिया? नेशनल ज्योग्राफी मूवी देखी कभी? उसमें एनाकोंडास की मूवी देखी आपने, सांपों की? अक्सर आपने सांपों की मूवीज़ देखी होंगी, वो जो नेशनल ज्योग्राफी पे आती हैं। आप जाइए आज दोबारा गूगल में, यूट्यूब में डाल के देखिए। उसमें होता है 2 तरह के सांप होते हैं। एक होते हैं एनाकोंडास, बड़े होते हैं जो मैशी एरियाज में रहते हैं, दलदली इलाके होते हैं। एक छोटे सांप होते हैं, वो सारा दिन रोटी की खातिर घूमते रहते हैं,
कोई छिपकली ढूंढ रहा है, कोई कीड़े ढूंढ रहा है ज़मीन से, सारा दिन रोटी की खतर तलाश में होते हैं, धक्के खाते हैं ना जी। जैसे हम लोग हैं सारे दिन रोटी की तलाश में फिरते रहते हैं लोग। और एक होते हैं एनाकोंडास जिनके पास इतनी पावर होती है, उनकी जो बॉडी से ऑरा, जिसको कहते हैं केमिकल, एक रिलीज होता है, ठीक है। वो केमिकल कैसा, इसको कहते हैं एनर्जी फील्ड, जैसे एक ह्यूमन एनर्जी फील्ड होता है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी क्रिएट होती है उस ऑरा से। उससे क्या होता है कि जो भी करीब से कोई भैंस, गाय, बकरी गुजरती है, वो उसके पास चल के आ जाती है और वो मुंह खोल के खा के वो वापस बैठ जाता है। तो मेरे बाबा जी कहते थे, उस्ताद कहते थे, देखो इजाज, यकीन जो ना एनाकोंडा वाला होना चाहिए, छोटे वाले सांपों का नहीं होना चाहिए। छोटा रखोगे यकीन का लेवल तो धक्के खाते रहोगे, रोटी के खा मिल जाएगी, लेकिन धक्के खाओ के मिलेगी। और अगर यकीन का लेवल बड़ा कर लोगे तो क्या होगा, रोटी रिजक, क्योंकि रिजक का वादा है, चल के आएगा। ये बेयकीनी है जिसकी वजह से रिजक भागता हमसे। सुन ए तहजीब हाजिर के इकबाल ने 100 साल पहले ये शेर लिखा था कि सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, अरे गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। आज का सबसे बड़ा अलमियों का अलमिया क्या है जी, बेयकीनी, जिसका वजह से हम बेयकीनी। अल्लाह ने हमारी निजात का वादा नहीं किया, वो तो अपने अमलों की वजह से होगी। रिज़्क़ का वादा है और हम क्या कर समझते हैं, निजात हो ही जानी है, तो रोटी की खातिर भाग रही। उस्ताद ने कहा था, वासफ साहब ने कहा था, रिज़्क़ की तलाश में ना भागो, थक जाओगे, राज़क़ की तलाश में भागो। क्या बोला जी, रिज़्क़ की तलाश की बजाय राज़क़ की तलाश करो, दोनों मिलेंगे। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। तुमने अगर अपनी चाहत की तलाश में ज़िंदगी बिता दी तो कुछ भी नहीं मिलेगी जो तेरी चाहत है। हाँ, अगर तुमने अपनी चाहत छोड़कर मेरी चाहत की तरफ तलाश किया तो तुझे जो तेरी चाहत है वो भी मिलेगा। जो मेरी चाहत है जब उसके फर्ज करोगे तो वो भी मिलेगा, और जो तेरी चाहत है वो भी तुझको मिलेगा। तो ये है असल में ज़िंदगी की कहानी सर जी, ठीक है। और गाफल की आंख उस वक्त खुलती है जब आंख बंद होने लगती है। क्या बोला जी, गाफल की आंख जब आंख बंद होने लगती है। आगे 2-3 चीज़ों के बाद फिर मैं आगे क्या कहते हैं कि क्लोज करता हूँ, ठीक है। छोटी सी एक चीज़ शेयर करके, अगर आपके पास यकीन की दौलत है तो क्या आपका प्रोसेस क्या होगा। अगर आपके पास यकीन है तो क्या होगा, एंडलेस होप होगा आपके पास। क्या बोला जी, यू विल नेवर गिव अप, एंडलेस होप होगा। अगर आपके पास यकीन की दौलत नहीं होगी तो क्या होगा, होपलेस एंड। क्या बोला, एंडलेस होप या होपलेस। अगर यकीन की ताकत होगी तो क्या होगा आपके पास, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, मेंटली। और अगर आपके पास ये यकीन की दौलत नहीं होगी तो क्या होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होने की बजाय स्ट्रांगली मेंटल हो जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग एंड स्ट्रांगली मेंटल। आप समझाइए बात, मेंटली स्ट्रांग या स्ट्रांगली मेंटल, या विक्टिम या विक्टर, या ब्रेक डाउन या ब्रेक द रिकॉर्ड्स। वही सरदार जी वाली कहानी पुरानी, सरदार जी मैराथन में सबसे आगे निकल जाते हैं, टॉप पे पोजीशन पे आ जाते हैं, 10,000 दुनिया के बेस्ट एथलीट्स को शिकस्त दे देते हैं। तो एक एंड पे को आगे पूछता है एक जर्नलिस्ट, सर आपका कामयाबी का राज क्या है, सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो आगे से गुस्से से कहते हैं, बाहर में जाए सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मुझे ये बताओ मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। सर जब तक आपके पीछे कोई रीज़न नहीं होगी आप नहीं भागते। वो शेर था ना जी, एक है जी नाजिया, वो शेर था, उस शेर शिकार करने के लिए गया तो एक हिरन आगे निकल गया, शेर थक के रह गया। जरा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये इसने मेरी लाइफ बदली थी। वो कहता जी शेर साहब अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप दौड़ नहीं सकते सर, हिरन निकल गया, आप नहीं पकड़ सके, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी दौड़ में अब कमी आ गई है। आगे से शेर ने क्या जवाब दिया, उसने कहा नहीं, उसने कहा बात ये नहीं है कि वो मैं बूढ़ा हो गया, बात ज़रा कुछ और है। वो क्या, कहता मैं जिसके पीछे भाग रहा था वो अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था और मैं अपने लंच के लिए भाग रहा था। ये भागना है, कोई लंच के लिए भाग रहा है। तो ये इस वक्त जो हालात है ना, लोग हैं और पाकिस्तान में 2 तरह के लोग भाग रहे हैं, और ज़्यादातर लोग 90% लोग रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं और बाकी 10% ट्रेडमिल पे चढ़ के रोटी हजम कर रहे हैं। कुछ रोटी हजम करने के लिए भाग रहे हैं और कुछ रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं।
भाग मलखा भाग। तो कोई रोटी के लिए भाग रहे हैं और कोई रोटी हजम करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन भाग सभी रहे हैं। फाइनेंशियली जो आपने स्ट्रेसेस के बाद हो तो ठीक है। एक क्वेश्चन कर ले सर प्लीज। अच्छा जी, क्लोजिंग हो रही है, उसके बाद से आखिर में 2 बातें करके मैं आज का एक छोटा सा एक पोइम है आज की, जो 2 एक म्यूज़िक है, गाना है, उसके बाद क्लोज करूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर हम चलते जाएंगे, चलता रहेगा। तो जी सर सोहेल साहब, आप लोगों के लिए एक नज़र है, ये आज की पोइम मैंने आजकल के हालात के हवाले से ढूंढी है आप लोगों के लिए। एक तो मेरी दिल की है, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जहर मिलता रहा, जहर आज के कोविड के हवाले से, कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे, ज़िंदगी हमें आजमाती रही, हम ज़िंदगी को आजमाते रहे, जहम जब भी कभी जहन और दिल पे लगा, ज़िंदगी की तरफ एक नया दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, रोज़ चोट खाते रहे, रोज़ गुनगुनाते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक याद आते रहे, तुम बहुत देर तक यूं ही चलते रहे, तुम बहुत देर तक यूं ही याद। एक आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ सबके लिए, तुम अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। ये आज की मैंने आप लोगों के निकाले, बड़ी मशहूर पोइम है। तुम अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, पीछे खींचने के लिए लोग, सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचे खींचने के लिए दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का दे, तू अपने अंदर जुनून की, ये जैसे नेवर गिव अप, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का दे, जलने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो नाज़िया जी खुद से कर, ये सेल्फ लव की बात हम करते होते हैं, सेल्फ केयर की बात करते हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत के लिए लोग हैं ना, नफरत के लिए लोग हैं ना। तुम अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। आखिरी शेर है जी, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो सर जी आज का एक मैंने थीम सॉन्ग रखा है आप लोगों के लिए, इस थीम सॉन्ग सारे मेरे साथ मिलके गाएंगे। अभी 2 मिनट का है। ये 7वीं जमात में मेरे पास साइकिल होती थी, जब मैं साइकिल, रेडी है जी, ठीक है, तो ये मैं 7वीं जमात में साइकिल मुझे नहीं मिली थी सोहराब की, तो मैं साइकिल में चलाता था, ठीक है जी, और जेब खाली थी, पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन ये इतने मज़े का म्यूज़िक था कि दिल के अंदर उतर जाता था, ठीक है। तो सारे मेरे साथ पढ़ेंगे आज के इस नेवर गिव अप के हवाले से, ठीक हो गया जी। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट जी।
थैंक यू, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ये आज का सेशन आपकी नज़र, आप क्वेश्चन आंसर को 5-10 मिनट्स के कोई आप करना चाहें। सर मैंने एक बुक में पढ़ा था, बोलें, अपना नाम बताएं कि आपका नाम। मुबश्शिर मेरा नाम है। जी मुबश्शिर, बताइए सवाल। मैंने एक बुक में पढ़ा था, तब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, किन शख्सियात के बारे में कहा गया था, लेकिन उसमें वाक़यात लिखे हुए थे कि जो जीनियस लोग होते हैं ना, वो बड़े मिसमैनेज्ड होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, और उनका आप कमरा देखेंगे तो उसमें बेतरतीबी नजर आएगी, किताबों में बेतरतीबी नजर आएगी, कपड़ों में। तो ये चीज़ें तो मुझ में भी बहुत हैं, मैं तो जीनियस हूँ। तो ये यानी कि आपके ख्याल में ये आप इसको किस लेवल पे देखते हैं? सर बड़ा सादा सा जवाब है इसका, ज़रा तवज्जो से सर सुनिएगा जी। एक शख्स होता है, सुबह सुबह उठता है, वो इस तरह का जीनियस होता है, चीज़ें बिखरी होती हैं, किताबें कहीं बिखरी, फ़िलासफ़र होते हैं, ऐसे लोग ना थिंकर होते हैं, बड़े बड़े डूबे होते हैं, वो 4 सवालों पे सोचते रहते हैं। इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, इनके 4 ही सवाल होते हैं, जो थिंकर्स के ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये 4 सवाल हैं जी, हर फ़िलासफ़र के ये 4 सवाल होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ, और ज़िंदगी का मकसद क्या है यार। वो मकसद क्लियर होता है, वो चीज़ें क्लियर हो ना, ठीक है। 4 चीज़ें सोच रहा होता है घंटा 1.5 घंटा, अचानक किचन से ना बेगम की आवाज़ आती है, वो चाक आके सुनाती है, और छोटी बच्ची आ जाती, पापा 2 घंटे में लेट हो गई, मुझे स्कूल से अटेंडेंस गलत हो जाएगी, जल्दी से चलें। वो बीवी कहती है क्या तुमने आज ज़िंदगी जहन्नम बना दी हमारी, बच्ची को स्कूल छोड़ के आओ, दफ्तर जाओ, रोटी कमा के लाओ। कहते 4 सवालों के जवाब मिल गए। मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद अजीम हूँ, क्योंकि मेरी बेगम कहती मेरा मियाँ बहुत अजीम है, क्योंकि उसका नाम अजीम होता है, ठीक। तो अजीम मियाँ था, हर वक्त सोच रहता था। कहते कि वो शायर था ना, अजीम नाम, बड़ा अजीम शायर था। वो एक दफ़ा घर आया, कहता आज मैंने मुशायरे में आग लगा दी है। वो कहती है पहले चूल्हे में आग लगाओ, वरना मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। ये तो रियलिटी है। नहीं, बाकी जवाब बाकी लादा पूछेगा ना, वो कुछ पर्सनल बातें ना आगे सर। देखिए हमने एक चीज़ को फोकस किया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ देखिए हम ट्रैफिक पे जाते हैं, ट्रैफिक लॉस फाइल हो रहे होते हैं, और भी लोगों के नेगेटिव बिहेवियर होते हैं, उससे भी स्ट्रेसेस डेवलप। सर मैं आपको इसका जवाब, आपका सर नाम क्या है? मैं मोहम्मद आसिफ, मैं टेक्निकल एडवाइजर नेशनल फॉर एनवायरनमेंट का। अब ज़रा उसमें ज़रा मैं इसका जवाब दे दूँगा, सुन ले ज़रा गौर से, ठीक। अब ज़रा इसका एक फार्मूला दे के जा रहा हूँ आपको याद रहेगा। ये क्या है जी, सर्कमस्टांसेस। क्या है जी, ये क्या है, ये हालात है। ट्रैफिक भी इसी का हिस्सा है, महंगाई भी इसी के अंदर है, घर के अंदर ये सारे मामलात हैं, दफ्तर के भी ये हालात हैं। ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या बोला जी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ना बॉस आपके कंट्रोल में, ना बीवी आपके कंट्रोल में, ना बच्चे आपके कंट्रोल में, ना ट्रैफिक आपके कंट्रोल में, ना इमरान खान ना बाजवा आपके कंट्रोल में है जी, है कंट्रोल में। बाजवा आपकी बात सुनेगा, ठीक है जी। पेट्रोल की कीमत आपके इख्तियार में है सर, बिजली के यूनिट आपके इख्तियार में है, बिजली का बिल आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में कुछ है। ये सर्कमस्टांसेस की बात का, तो ये वाले जो हालात के ऊपर कुड़ना सड़ने से ना ब्लड प्रेशर, शुगर और डायबिटीज़ होगी सर, ये वाले हालात। अब सेंटर में आ जाए, ये बी पार्ट और एक सी पार्ट। सी का मतलब है रिजल्ट्स, ये वाला सी का, ये क्या, ए का मतलब क्या, सर्कमस्टांसेस। क्या बोला, आपके इख्तियार में नहीं है। जो सेंटर वाली जो जगह है ना, इसको कहते हैं आपका रिस्पॉन्स। क्या बोला, आपका रिस्पॉन्स या आपका रिएक्शन। आप चीज़ों को अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर आप अशरफुल मखलूक़ात में नहीं, आप सिर्फ मखलूक़ात में हैं। अशरफुल मखलूक़ात इंसान उस वक्त बनता है जब उसके पास ये चूज, पावर टू चूज हो, कि रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपने चीज़ों के हालात के बारे में रिस्पॉन्ड दिया ना कि रिएक्ट किया, तो फिर रिजल्ट जो होगा ना वो आपका मैनेज हो जाएगा। वो पीस ऑफ माइंड है, वो रिलैक्सेशन है। क्यों, वो जब 3 इडियट्स में हाथ रख के कहता था क्या बोलो, ऑल इज, वो कहते इससे क्या फर्क पड़ेगा, कहता दुनिया नहीं बदलेगी भाई, लेकिन तुम्हारे अंदर का एक एनर्जी आएगी। इस वक्त सबसे कीमती चीज़ एनर्जी है। जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का आजकल इशू चल रहा है ना, ये लो एनर्जी का दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं जी, लो एनर्जी का दूसरा नाम है। जिस बंदे के अंदर डिप्रेशन है उसके अंदर एनर्जी नहीं है।
जिसके अंदर एनर्जी है उसके अंदर डिप्रेशन एग्जिस्ट। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एक वक्त में, अंधेरा और रोशनी एक वक्त में इकट्ठे नहीं रह सकते। बात क्लियर होगी? तो आप जिस चीज़ों के ऊपर कंट्रोल, एक दुआ है मैं अक्सर मांगता हूँ, हर रोज़ मांगता हूँ, हे अल्लाह गिव मी द पेशेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। हे अल्लाह मुझे सब्र अता कर उन चीज़ों के बारे में जिनको मैं तब्दील नहीं कर सकती या कर सकता। और दूसरा दुआ कैसा है, हे अल्लाह गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, कि अल्लाह उन चीज़ों के बारे में मुझे हिम्मत दे, ताकत दे जिनको मैं बदल सकता हूँ। और तीसरा, हे अल्लाह गिव मी द विजडम, मुझे शऊर दे, फहम दे, अदराक दे कि किन चीज़ों को मैं तब्दील कर सकता हूँ, किनको नहीं कर सकता, उसमें तफरीक करने का। अदरवाइज 80% हमारी एनर्जी इस नेगेटिव एनर्जी बन जाती है जब हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमारे पास काम करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। नेक्स्ट, इसका एक जवाब मुझे दे। जी सर। 7 हैबिट्स वाली आपने इसका जिक्र किया, ये प्रोएक्टिव हैबिट है पहली। ठीक है। अब ये जो सीवन का भी था, ये पूरी दुनिया के सीईओ को लेक्चर देता था 160 जो, और सारी डिसिप्लिन भी है, और इतने सुपर लेक्चर मैंने सुने कि शायद मैं कर पा रहा। अब वो साइकिलिंग कर रहा है, सुबह भी वॉक कर रहा है, साइकिलिंग का, पीछे कार आके हिट करती है और मर जाता है, उसकी हिस्ट्री ये है। लेकिन बात ये है कि डिसिप्लिन उसने अपना, यहाँ पे फिर वॉक की बात है कि अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन डिसिप्लिन खुद नहीं कर पाया। उसे पता है कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, कार ने हिट करना है, या ये कार यहाँ से आ सकती है, गाड़ी आ सकती है, यहाँ पे आपको उसकी सोच कहाँ चली? सर मैं बताऊँ, मैं इसको ना कहते हैं, नफ्सियात पढ़ेंगे या आप एक ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसके अंदर, उसे कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। क्या बोलते हैं जी? उसका मतलब ये होता है कि इंसान के पास जो अक्ल है वो अक्ल कुल नहीं हो सकता। उसकी जो अक्ल है उसके भी एक लिमिटेड एक डब्बा है, उसके अंदर ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, शादी का फैसला हो, घर का खरीदने का हो, बेचने का फैसला हो, कोई भी ज़िंदगी में फैसले आप कर रहे होते हैं, ठीक है जी, वो 100% इंफॉर्मेशन पे नहीं कर रहे होते। तो एक लिमिटेड जो चीज़ों के अंदर, वो स्टीवन कभी भी इंसान था। एक बात याद रखिएगा, वी आर ऑल ह्यूमंस। अगर आप में से कोई फरिश्ता है बाय द वे, आप सुबह उठ के वॉशरूम जो नहीं जाता वो हाथ खड़ा करे। फरिश्ते वैसे वॉशरूम नहीं जाते, जाते उनके लिए बने हुए जी वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स बने हुए हैं। क्या पता हो, क्या पता, पूछना जाके फरिश्तों से, कई मिल जाएंगे ना, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। और कहते हैं जन्नत में हर कोई जाना चाहता है लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं। जन्नत हर कोई जाना चाहता है लेकिन मरने के लिए, जन्नत के लिए मरना चाहिए। अच्छा जी, और जी नहीं, जन्नत दो तरह की है, एक जन्नत है, एक जन्नत मिर्जा है। आपको नहीं समझ आई? अब समझ आ गई। एक जन्नत है, एक जन्नत मिर्जा है, उसके लिए तो बड़े मरने के लिए तैयार है, वो जन्नत वाली पता नहीं कोई नहीं है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं कि आपके पास मुर्दा रूहें आ जाती हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो रोज वो सारे मुर्दा रोएंगे, बेगम आवाज देती, सारे मुर्दे खड़े हो जाते हैं सारे। जाने दो सर जी, अम्मा से पूछना घर जाके, अब्बा से बता देंगे। अभी बच्चे अभी समझ नहीं आई। और अमानुल्लाह बहुत हो गए ना, वो घर में गुड़ ले आता बेचारा गलती से, और बड़े अरसे के बाद पैसे मिलते हैं उसको, कहते हैं गुड़ बड़े महंगे हो गए हैं। वो घर लेके आता ना, तो पहले ना अपना अब्बा बैठा होता है, खाऊं खाऊं कर रहा होता है, कहता अब्बा तेरे लिए गुड़ लेके आया, कहता उन्होंने खुआ जरा, तू मैं तो तेरा लगता ही कुछ नहीं, अपनी मां को खुआ। और मां के पास जाता है, कहता बाबे तेरे से गुड़ ले आता, वो कहती उत्ते जी बैठी ना, वो अपनी बड़ो दूसरी मां, उन्होंने खुआ जाके, मैं नहीं देना बोलता। भाई अभी तजर्बे से बड़े पीछे आपको बेचारा इधर जाता है, इधर जाता है, पता है रोलिंग स्टोन बना होता है। अच्छा जी, सवाल जी आज का, इस नेवर गिव अप इन डिफिकल्ट टाइम्स। कुछ सवाल करें ताकि मजा आए। डिफरेंट डिमेंशन बताएं ना आप। कुछ ऐसे वर्किंग रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं। कौन से? कोई डोमेस्टिक रिलेशन। हाँ हाँ बोले, सवाल करें। आपकी बेगम आएगी फिर करेंगे। देखो ना, ये कह रहा पहले मैं सवाल कर लूँ। इवेंचुअली आपका थ्रेशोल्ड लेवल से चीजें बाहर चली जाती हैं, स्टार्ट टू गेट टॉक्सिक। उस पे क्या करना चाहिए? क्या कर जाती हैं जब चीज़ें आपके थ्रेशोल्ड लेवल से? सर उसके 2 दिन मैं नहीं, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको उसमें 2 दिन जवाब देता हूँ। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, इंसान की एक कमज़ोरी है, ज़रा सुन लीजिए सारे, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। वो कमज़ोरी ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा करीब रह जाते हैं ना दूसरे के, तो आपको एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। और याद रखिएगा, जो भी साइकोलॉजी के तालिब इल्म है ना, उनको पता है कि मोहब्बत इतनी खौफनाक नहीं होती जितनी आदत होती।
क्या बोला? आदत जो होती ना, अब वो क्या होता है ना कि जब आपकी पता है कि जो दो बंदे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्या बोला? टेकन फॉर ले रहे हैं, तो कुछ अरसे के लिए डेलिबरेटली 2 महीने में, 1 महीना नहीं तो 2 महीने में 2 दिन के लिए या 2.5 दिन के लिए डिटैचमेंट करें, ताकि आदत खत्म हो जाए। आदत ना खत्म हो जाए, डिटैच करें, चीज़ों को छोड़ दें, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोड़ दें और चले जाएं 2 दिन के लिए, कदर का हार ये मरी चले जाएं, इधर चले जाएं 2 दिन के लिए और रिलैक्स करें, मोबाइल बंद कर दें, तो नेचर के साथ गुजारें। वापस तो वही आएंगे। बताने लगो ना, वो जो 2 दिन 3 दिन का जो गैप है ना, जिसकी आप सुबह दोपहर शाम जिसकी सांस के साथ सांस मिल रही है, जिंदा नहीं रह पा रही है, तो आप जिंदा रह सकते हैं। और सवाल ये नहीं था, उसका सवाल ये था कि थ्रेशोल्ड से आपकी चीज ऊपर चली गई, तो कोई बात नहीं, रिलेशनशिप मैं लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सर अगली बातें 2 बातें ना सर, उसके लिए 2S है, उसके लिए 2S है। एक तो ये होगा डिटैचमेंट, ये स्ट्रेटजी नंबर 1, और 2S स्ट्रेटजी नंबर 2। 2S का मतलब होता है कि जिंदगी के अंदर ये 2 चीज़ें बड़ी काम करती हैं। एक होता है जब रिश्ते ऐसे हो जाएं तो फिर एक साइलेंस, फर्स्ट S क्या मतलब है? कुछ अर्से के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करें, लिसनिंग करें, नो टॉक, दिल में से Talk. छुट्टियां निकाल रहे हैं, थ्रेशोल्ड क्योंकि ऊपर हो गया ना, फिर तो साइलेंस में चले जाओ, लिसन। और थर्ड क्या है, जो दूसरा S क्या है सेस का, वो है स्माइल्स। बड़े बड़े कोई गालियां भी दे रहा भी ये कर रहा है, सरदार जी होता है ना, काउंसलर बन जाते हैं, बंदा आके कहता है तुसी ते मतलब साढ़ा मसला सुन के कहता है तुसी ठीक कहते हो, तो दूसरा पार्टी आ जाती है, उसको भी सारा पूछ के कहते हैं तुसी भी ठीक कहते हो। सरदार की बीवी आती है, सरदार जी ये क्या हुई, ये कल रात को जो सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ, और परवेज लाई और वो हमजा शरीफ दोनों के कहते तुसी भी ठीक कहते हो, उन्होंने कहा तुसी भी कहते क्यों है जज साहब, कहते तुसी भी ठीक कहते हो। जुलाई 22 थी सबको। सर ये जो होते हैं ना, तुसी भी ठीक कहते हो, आप करके देखें, तुसी भी ठीक कहते हो, बड़े सुकून से रहेंगे। और एक बंदा कहता है ना, कई दफा कहते हैं जज साहब आई डिसएग्री विद यू, मैं कहता तुसी ठीक कहते हो। क्या बोला? कहते नहीं आई डिसएग्री, मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यू आर ठीक राइट। और ये मैरिड बंदे को आदत घर से पड़ती है। गवर्नमेंट में आप ऐसे नहीं चलते। सर सवाल अब अभी आई ना, अब सवाल पूछे, सवाल पूछे दोबारा। थ्रेशोल्ड के बाद तो दूसरा S नहीं हो सकता, पहला S हो सकता है। सर दोनों होते हैं, लेकिन तरीका है दोनों को लगाना कहाँ है, ये गलती अक्सर यह होती है, जहाँ साइलेंस करना होता है वहाँ स्माइल कर देते हैं, जहाँ स्माइल देना होता है वहाँ साइलेंस हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है जी। तो यार अगर आपको आग लगी हुआ मसला है और आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको लड़ाई हो जाएगी, वहाँ आपको साइलेंस करना, स्माइल नहीं करना, ये स्ट्रेटेजी है। जिथे दी लगना होते दी लाओ और जिथे दा लगना होते दा लाओ। समझ आ गई सर जी? जिथे दी लगना होते दी लाओ और जिथे दा लगना होते, हर जगह पे दा पे दी लगा दिया, दी पे दा लगा दिया, उल्टा पड़ जाएगा सर। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, ये थोड़ी सी दिमाग चाहिए होता है। आपने बहुत कुछ आपने मिस किया आज। हाँ जी, और कोई सवाल, लास्ट सवाल, फिर हम क्लोज करते हैं। जब हम नेवर गिव अप की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम होते हैं अपने किसी पर्पस को अचीव कर रहे हैं, प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि हमने तो अपना गोल अचीव कर रहे हैं, तो उसको अचीव करने के लिए चाहे जो भी हार्डशिप्स आएँ हम फेस करते हैं, उसकी जो बॉटम लाइन है कि नेवर गिव अप, स्टे कंसिस्टेंट, ताकि आप उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। लेकिन क्या सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमें फिर गिव अप कर देना चाहिए, कि जहाँ पे कंसिस्टेंट रहना, स्टे रहना। बड़ा प्यारा सवाल है जी। देखिए जी, देखो ना, अब सवाल जो आपका असल मजा यही होता है कि गिव अप, नेवर गिव अप एक फंडा है, एक आजकल का ना बहुत बड़ा बज़वर्ड है। ये बिल्कुल नहीं है कि ब्लाइंड गिव अप हो, ये आप लगे रहो, मतलब एक उसकी मिसाल है, ज़रा सुनो। जब ये पुल बनाया हमने पिछले दिनों, तो बोर कर रहे थे नीचे ज़मीन में ना, पानी निकालने के लिए पंप लगा रहे, एक पॉइंट पे आके ना नीचे कोई चट्टान थी, सख्त जगह थी, तो वो पानी के लिए बोर नहीं हो रहा था। ये कील होता है, आप दीवार पर लगाते हैं ना, कोई फ्रेम लगाने के लिए, घर में अक्सर देखा होगा कि वो जगह होती है ना, समटाइम कोई सख्त होती है, कोई हार्ड होती है, तो आप लगाते हैं तो कील टूट जाता है, आप बार बार लगे रहते हैं। नेवर गिव अप, 10 साल लगे रहा कि मैंने कील छोड़ के छोड़ना है, वो अना होती है। अना परस्त नहीं होना चाहिए, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, मकसद चेंज होना चाहिए। मकसद को हासिल करने के लिए रास्ता बदल सकता है। समझे नहीं मेरी बात? कि आप कील को दूसरी जगह ट्राई कर लें। समझे नहीं मेरी बात? ये इसको कहते हैं कि नेवर गिव अप के साथ एक नुस्खा होता है। जैसे बिल्ली शेर को चढ़ना नहीं सिखाती, मैं आपको एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ। नेवर गिव अप का मतलब है असल में राइट, आस्क द राइट क्वेश्चंस। क्या बोला? फ्रॉम योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, आई रिपीट, आस्क राइट क्वेश्चंस।
क्या ये मैं जो कील लगा रहा हूँ पहले क्यों लगा रहा हूँ, क्या ये सही जगह है? ये नहीं कि मैंने अपनी सारी एफर्ट इधर लगा देनी है, फंस जाओ मर जाओ गोली खा जाओ। कहते हैं कि हमेशा जो फौज भी होती है जंग लड़ती है तो वो नहीं होता कि अल्लाह अकबर करके शहीद हो जाते 2 गोलियां खा के, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पूरी जो फौज है ना, ये स्ट्रैटेजी का लफ्ज़ फौज से आया, वहाँ से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया। स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपने बेस्ट प्लानिंग करनी है विद लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ गिवन सिनेरियो। समझे बात? आपने अपने दुश्मन को एनालिसिस करना, उसकी कमजोरियों के ऊपर स्टडी करना है। मेरा बात समझ आ रही? तस्वीरें बना ली मेरी सारी, ठीक है, क्लियर होगी बात? तो वो जो नेवर गिव अप है ना जी, वो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने आंखें बंद करके जहाद अल्लाह अकबर उठा गोलियां और अगले दिन शहीद सारी फौज अगर कब्र में, नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये होता है, नेवर गिव अप का मतलब होता है आस्क द राइट क्वेश्चंस। क्या ये सही जगह है? क्या ये सही लड़ने का मुकाम है? क्या आगे वो क्या हुआ था नेवर गिव अप जब जंग उहद हुई थी, क्या हुआ था? एक पूरी क्लैरिटी स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने कहा जी आपने इधर से हिलना नहीं, वो माले गनीमत के लिए सम देकर दुश्मन भाग गया और टू हरी वो दे केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन एंड ऑफ अहद, उन्होंने शुरू किया और पीछे से उनके जो लोग आए थे उन्होंने देखा अब ये लालच में आ गए और नबी वसल्लम की उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया और सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे साहबा जो हाफिज़ कराम थे। एग्रीड? देयर हैड अ वेरी कोलैटरल डैमेज एट दैट टाइम बिकॉज विदाउट स्ट्रैटेजी नेवर गिव अप नहीं था, वो स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो अपनी स्ट्रैटेजी जो होती है और जंग के अंदर हालात के अंदर सिचुएशन टू सिचुएशन स्ट्रैटेजी बदल रही होती है। तो सर दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि नेवर गिव अप विथ राइट क्वेश्चन। क्या बोला? यस, वरना एक ही कील को एक ही जगह ठोकते रहेंगे 10 साल तक आप आतर नहीं बन जाएंगे। यस जी सर। ह्यूमन बीइंग है, हम सब कुछ सुनते हैं, अपनी हिम्मत भी बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये बात एक स्टेज ऐसे आती है कि जब ये समझता है कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ही ब्रेकिंग पॉइंट एक आपका शटडाउन वहां भी आ गया। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर बंदे का ब्रेकिंग पॉइंट डिफरेंट है। आपका एक मशीन है ना, आप एक पंखा है चला रहे हैं ये किसी, ठीक है, आपका एक और है लेवल, एक इनका और है, इनका और है, इनका और है, 3 जो होते हैं ना जी, हर बंदे का ब्रेकिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रेकिंग पॉइंट अगर आ गया है, किसका, आपका आ गया या किसी और का आ गया? एक रिलेटिव बात है ना। ओके ठीक है। You're asking when to give up. When When to let go. मैं अच्छा This is the wrong word. मैं- When to let go of this. मेरा आपको बड़ी प्यारी यही सवाल का जवाब देना चाह रहा था कि ये नेवर गिव अप एक फंडा है, ये आजकल बहुत बड़ा होता है, नेवर गिव अप नहीं। आपने जब वो पॉइंट आ जाए, जैसे शादी है, लोग ब्रेकअप आ जाता है ना, रिलेशनशिप पे भी ब्रेकअप आ जाता है, जॉब पे भी लोग छोड़ जाते हैं। और याद रखिएगा, व्हाई पीपल लीव जॉब्स, पीपल डू नॉट लीव जॉब्स, पीपल लीव देयर बॉसेस। Or they leave their spouses. ठीक हो गया? क्यों कि आज का जो सबसे बड़ा जो इशू है ना सर जी, तो जो ब्रेकअप आ जाता है, वो जो जीवन, तो फिर उसके एक पॉइंट आ जाता है जिसको फिर आपने फैसला करना है। अगर आप इन डिसीजन में चले जाएंगे तो यू विल किल योरसेल्फ। यू हैव टू टेक डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस एक वक्त में हर बंदे को लेने पड़ते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिश्ते हो, घर हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, जहाँ लाइफ एंड डेथ आपके साथ जुड़ी हो। मेरी बात सुन रहे हैं ना? 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। जब भी मुश्किल आ जाए जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा, तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? ट्रिपल A, याद रखिएगा। नंबर 1, अवॉइड द टॉक्सिक पीपल। क्या बोला? आज का सबसे बड़ा हालात का अंदर पता कि ये टॉक्सिक आदमी है, नेगेटिव, उसके साथ ना बैठे, ये चॉइस आपकी। शेख सादी कहते हैं ये मुमकिन है कि आप किसी, क्या कहते हैं कि के पास ना बैठें, लेकिन ये नामुमकिन है कि बैठे और असर ना लें। कोयला खरीदने वाले के पास बैठेंगे, कोयला नहीं भी लेंगे, कालक लग जाएगी। और खुशबू बेचने वाले के पास बैठेंगे, खुशबू नहीं भी खरीदेंगे तो क्या होगा? खुशबू आ जाएगा। ये बुनियादी फिलॉसफी है। पहले क्या जी? अवॉइड द, समटाइम आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो सेकंड ये आता है क्या? आल्टर द सिचुएशन। क्या बोला जी? आल्टर द सिचुएशन को चेंज कर। और तीसरा फिर भी नहीं आता तो फिर थर्ड ए आ जाता है, एक्सेप्ट द सिचुएशन। अगर हमारे उस्ताद थे, अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना जहां माँ बाप कहीं वहां शादी कर लो।
हिम्मत है ना तो करके दिखाओ। जब हिम्मत नहीं होती, देखें जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ ना सर, वो जो ब्रेकअप आ जाता है तो फिर आप उस पॉइंट पे जाके थ्रेशोल्ड पे फैसला करना होता है। अब वो मिसाल देने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा, बड़ी मजे की मिसाल है। मेरे उस्ताद ने बताया, टॉल्स्टॉय का नाम सुना है ना, रशियन टॉल्स्टॉय। उसके पास एक नौजवान बच्चा आया, जरा सुनिएगा, और उसने कहा सर आई हैव अ वेरी सीरियस इशू सर। और कहता क्या? कहता कि रशिया इज इन वॉर, रशिया इज माई मदरलैंड इज इन माई वॉर, रशिया नीड्स मी। पाकिस्तान में जंग लग जाए तो हर बंदा कहेगा यार पाकिस्तान को इजाज़ निसार की जरूरत है, मुझे भी भेजो यार, मैं भी 4 हिंदू मार के आता हूँ, होता ना जी। अब वो क्या हुआ जी के कहता है जी मदरलैंड इज इन क्राइसिस, इन वॉर। जैसे यूक्रेन में लोग लड़ रहे हैं ना अपनी मदरलैंड के लिए, हमें तो सुकून से बैठे हैं, वो तो जाने दे रहे हैं ना, रशियंस के आगे खड़े हैं ना, इतनी सुपर पावर के आगे छोटा सा मुल्क है, अभी डिफीट तो नहीं उन्होंने किया मुकम्मल, बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस चल रही है ना। तो क्या हुआ कि वो कहता है जी कि मदरलैंड जो है वो बड़ी क्राइसिस में है। तो कहता फिर मैं बताऊँ मुझसे सवाल क्या पूछने आए हो? उसने कहा यही तो पूछना है कि मेरी मदरलैंड इस वक्त क्राइसिस में, तो क्या मैं मदर के लिए जाऊं? और दूसरा है कि मेरे घर में भी मेरी मदर है और वो बड़ी बीमार है, तो क्या मैं उसकी खिदमत करूं या अपनी मदरलैंड की खिदमत करूं? वो सवाल सुन के जी एक पॉइंट है ना आगे ना जी, अब मैं सर क्या करूं, इधर या इधर? तो वो टॉल्स्टॉय खामोश रहा। उसने 2 दफा पूछा, तीसरी दफा ना कहता है वो थोड़ा नाइड हो गया, सर ये तो बड़ा सियाती है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे। उन्हें क्या गल सुन, पंजाबी च ना वो थोड़ी सी पंजाबी भी आती है ना टॉल्स्टॉय को, लाहौर से कुछ रह के अक्सर बोलता था, लाहौर से रह के गया सी। वो कहता गल सुन, मुल्क तेरे प्यो दा ना, तेरा है ना अच्छे पले, हाँ तेरा मुल्क है ना, तेरा खून का रिश्ता ना, तेरी मिट्टी से इधर से खमीर उठाना। कहता बिल्कुल है, मुल्क मेरे प्यो दा। कहता जी माँ है तेरी है कि मेरी है? कहता मेरी है। कहता मुल्क तेरे प्यो दा, माँ तेरी, फैसला तू कर रहा है कि तू माँ के कोल रहना ही कर रहा, मैं उनको दस। सर कुछ फैसले होते हैं कोई बंदा नहीं आपको बता सकता सर आपको कोई नहीं बता सकता सर, है करना है वो फैसले सर आपको खुद करना। ऐसा जब सिचुएशन, जब कहानी पड़ जाए, ये जिंदगी आपकी है, ये फैसले आपके हैं, और जिंदगी में सबसे कीमती चीज फैसले होते हैं। वो क्या कहते हैं कि गुस्से की हालत में, हजरत अली करम वाला वजह कहते हैं कि गुस्से की हालत में फैसला मत करो, और खुशी की हालत में उफ, ना वादे करो ना फैसले करो। ये मेरा बड़ी अच्छा जी, तो ये हो गया ना एक बुनियादी किस्म की फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जी। हाँ जी, लास्ट आज का क्लोजिंग थर्ड डे के बाद अगर आपने तीसरा एक्सेप्ट किया फिर आप 2S लगा ले, फिर वहाँ दुनिया से बगावत कर लो, वरना जहाँ माँ बाप के वहाँ शादी कर लो। Not a give up. अभी आपने toxic people की बात की. When I go 20 years back, my nana was very strict and very disciplined. आज जब he's no more, तो मुझे लगता है कि वाव, मगर जब करंटली हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं, जो डिसिप्लिन होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, जो आपको समझाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है, और जो पार्टी है, जो चिल आउट है, जो नेटफ्लिक्स फ्रेंड्स हैं, वो हमारे पे इजी टू। दैट मीन्स ये टॉक्सिक पीपल की टर्म गलत है। Who are toxic people then? वो डिसिप्लिन नाना मेरा टॉक्सिक था या फिर? अच्छा जी, आ गया क्लोजिंग जुमला बोल के, अब मेरा फेवरेट है आज का, गिवर Who are toxic then? जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो टॉक्सिक हैं, कि टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? नहीं ठहरे, मैं बता देता हूँ। नहीं इसका फार्मूला बता दो, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं। 1 लाइन के अंदर जिसका आता है वो हर वो बंदा टॉक्सिक है, हर वो चीज टॉक्सिक है, बंदा तो छोड़ें, इवन मोबाइल भी वो टॉक्सिक है, ठीक है। आपका जो होता है ना हमारा, जैसे अनफॉर्चुनेटली, जरा सुनिएगा सर, जब भी सुनिएगा, आजकल स्क्रीन टाइम को मैं अक्सर ये कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा जो टॉक्सिक है ना वो स्क्रीन टाइम है। उसको क्या करें, ग्रीन टाइम में रिप्लेस करें। आई रिपीट, क्या बोला? अपने अंदर ये सामने ग्रीनरी देख रहे हैं, ये घर में, कमरे में, दफ्तर में, को आप अपने ग्रीन टाइम ज्यादा रखें, हीलर है ये एनर्जी। हर वो चीज टॉक्सिक है जो आपकी एनर्जी सक करती है, हर वो चीज पॉजिटिव है जो आपको एनर्जी देती है। ये फार्मूला दे दिया मैंने आपको। हर वो चीज जो आपकी एनर्जी सक करे, आपको एनर्जी खींच ले अंदर से, वो क्या है?
टॉक्सिक है। और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस से पाक है, इससे बड़ी लाइफ की चेंजिंग हदीस ही कोई नहीं। एक तो वो क्या करते हैं ना कि हर होती ना जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, पहले तो यही ना उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी ना प्रॉफिट की ना मोहम्मद पीस बी अपॉन, वो कहते थे कि जिंदगी में सबसे बेहतरीन जिंदगी है जो मियां रवि की जिंदगी है। क्या बोला? ये बहुत करोड़ों अरबों रुपए की बात, जिंदगी मियां रवि के साथ जिंदा रहने का नाम है। और जिंदगी जो ना ये सूरज निकलता है ना, एक जुमला है मेरे साथ बोलेंगे, आखिरी तवीज़ आज का, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते हैं, बोले जी सारे, सोचों के बदलने को सवेरा कहते हैं। शेर कुछ और तरह से है सर मैंने तो आसानी से लफ्जों पे कर दिया, तो शुमार तो एक लोग क्या है आप बताएं जरा, क्या है आप बताएं। नहीं आप बता दें, ठीक है। कि जो सूरज की जो शुआएं होती है ना जी, ये नहीं सुबह उठी है तो सूरज की शुआएं निकली हैं, कि जो सोचे हैं थॉट्स की चेंज करने को, आपको रिस्ट्रक्चर करते हैं अपनी सोचों को, वो क्या है सर। आज का आखिरी जुमला ये है, नेवर गिव अप। और एनर्जी के बारे से आपने पूछा टॉक्सिक की क्या निशानी है, वो मैंने बता दी है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉच योर थॉट्स। क्या बोला? जब आप अपने मोबाइल पे आप स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस है, तो क्या करें जी कि वॉच योर थॉट्स। आपने अपनी सिक्योरिटी गार्ड हायर करना है अच्छी सी कंपनी से, 50,000 का बचे तो 25,000 का मिलता है, जो आपने अपने सोचों के दरवाजे पे खड़ा करना। उस सोचों के दरवाजे के सिक्योरिटी गार्ड का ये काम है किसी भी अनवांटेड सोच को अंदर ना आने दें, क्योंकि सोच के अंदर आना आपके कंट्रोल में है। जब वो अंदर आ जाए फिर वो जो हरकतें करनी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या करें? वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस। एंड रेपिटेशन ऑफ एक्शन बिकम्स योर हैबिट। कि वॉच योर हैबिट बिकम्स योर पर्सनैलिटी, एंड वॉच योर पर्सनैलिटी इट बिकम्स योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। अपने अल्फाज पे नजर रखिए, जरा सारे उर्दू में अपने अल्फाज पे नजर रखिए, ये आपके अपने ख्यालात पे नजर रखिए, ये आपके अल्फाज बन जाते हैं। अपने लफाज पे नजर रखिए, ये आपके अमल में तो ढल जाते हैं। अपने अमाल पे नजर रखिए, ये आपकी आदतें बन जाती हैं। और आपकी आदतों पे नजर रखिए, ये आपकी शख्सियत बन जाती है। अपनी शख्सियत पे नजर रखिए, ये आपका किरदार बन जाती है। और अपने किरदार पे नजर रखिए, ये आपकी किस्मत बन जाती है। बस, थैंक यू वेरी मच जी।